हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ 4 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। नाम आपने सुना होगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन कोई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। रमन इफेक्ट साइंस में आप पढ़ते ही हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमको प्रकाश के बारे में बताया कि उसकी चाल कैसी होती है, उसमें कैसे रंग होते हैं, पानी का रंग नीला क्यों दिखता है। इस तरह के जो प्रश्न थे उसका उत्तर उन्होंने खोजा। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं और इस पाठ के लेखक हैं धीर रंजन मालवीय। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रमन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। ये नोबेल पुरस्कार के प्रथम विजेता थे रमन जी, और इनके जो संघर्षमय जीवन था, जो कठिनाइयों भरा जीवन था, उसके बारे में यहाँ लेखक ने वर्णन किया है। वेंकट रमन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट, भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। मतलब इनकी जो उपलब्धियां हैं वो कितनी बड़ी हैं कि इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में, 18 साल की उम्र में तो आजकल बच्चे जो है वो 12th पास करते हैं, और उन्होंने बीए भी कर लिया, एमए भी कर लिया, स्वर्ण पदक भी ले लिया, प्रथम श्रेणी में पास करा, और फिर कोलकाता में भारत सरकार के मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे ये, और एक सहायक जनरल अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे, और जो इनकी प्रतिभा थी, इनकी क्वालिटी थी, उससे इनके जो टीचर्स थे वो भी अभिभूत, मतलब बिल्कुल प्रभावित थे, बहुत अधिक प्रभावित थे इनके टीचर्स भी। मतलब एक बहुत बड़ी प्रतिभावान व्यक्तित्व था इनका। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिराकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वो हमारे देश में जो विज्ञान की उन्नति है उसकी आकांक्षा थी उनके मन में। वो चाहते थे कि विज्ञान बहुत अधिक उन्नति करे, भारत में जो विज्ञान है वो और अधिक प्रगति और उन्नति कर पाए। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे, और महात्मा गांधी को वो अपना मित्र माना करते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, एक कोई डिनर हुआ नोबेल पुरस्कार के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र महात्मा गांधी से मिला है। मतलब महात्मा गांधी ने नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद इनको एक टेलीग्राम भेजा, तार भेजा। पहले होता था बच्चों तार, अब तो तार की ज़रूरत नहीं, अब तो फ़ोन और मोबाइल से फटाफट बात पहुँच जाती है। जो उस समय जेल में थे, महात्मा गांधी उस समय स्वतंत्रता संग्राम की वजह से जेल में थे, वहां से उन्होंने तार भेजा था इनको बधाई का। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रमन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। और इस पाठ में हम उनके जो संघर्षमय जीवन यात्रा थी वो, और उनकी उपलब्धियां, उनकी जानकारियां, वो सब कुछ आपको इस पाठ में बताया गया है। पाठ आप अपनी किताब से पढ़ेंगे और वर्ड बाय वर्ड आप एक बार जरूर पाठ की रीडिंग करेंगे। यहाँ हम लोग पाठ का सार पढ़ रहे हैं। कुछ नाम, कुछ पद, कुछ पढ़ाई के जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको पुस्तक से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको प्रश्नों के उत्तर में लिखना होगा। यहाँ हम कहानी को सार में पढ़ेंगे, फिर जब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो हम उन शब्दों के बारे में भी बात करेंगे। तो प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रमन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्ष में जीवन का चित्रण किया गया है। लेखक कहता है कि सन 1921 की बात है, यानी आज़ादी से बहुत पहले की बात है। सन 1921 की बात है जब रमन एक बार समुद्री यात्रा कर रहे थे। एक बार वो समुद्र में शिप पर, बोट में कहीं यात्रा कर रहे थे, जहाज में। रामन को जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को देखना, प्रकृति को प्यार करना अच्छा लगता है, और वो समुद्र में जहाज के डेक पे करते हैं। डेक मतलब जहाज जहाँ कॉर्नर बिल्कुल पॉइंट होता है, एंड स्टार्ट पॉइंट, वहाँ डेक होता है, वहाँ पर खड़े हो सकते हैं रेलिंग पकड़ के, और बाहर सामने का नज़ारा देख सकते हैं। तो वहाँ ये खड़े थे और इनको पानी का जो नीला रंग था वो देख के बड़ा अच्छा लगा, और ये प्रकृति का आनंद ले रहे थे। उनके अंदर एक वैज्ञानिक को जानने की इच्छा भी उतनी ही मजबूत थी। प्रकृति से तो प्यार था ही, लेकिन वैज्ञानिक मन भी उनके अंदर एक था, वैज्ञानिक चेतना भी उनके अधिक थी, जो बहुत कुछ जानना चाहती। लेखक कहता है कि यही जानने की इच्छा के कारण उनके मन में सवाल उठा कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। अभी इसी वैज्ञानिक जो उत्सुकता थी उसके कारण उनके मन में एक सवाल आया कि समुद्र का पानी नीले रंग का ही क्यों दिखता है, लाल हरा पीला क्यों नहीं दिखता। कुछ तो कारण होगा, पानी तो नीला होता नहीं है, पानी को आप हाथ में ले तो उसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब आप समुद्र को देखें, नदी को देखें, तो उसमें कुछ रंग दिखाई देता है, नीला रंग दिखता है। तो क्यों दिखता है, और कोई क्यों नहीं। रमन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। अब उनके मन में एक जिज्ञासा आई और वो इस सवाल को ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे
सारे संसार में प्रसिद्ध होगा। और इन्होंने ये जवाब ढूंढा, इसका खोज करी, और ये खोज करते ही वो सब पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। अभी आपको ये नाम, ये जगह का नाम, ये सन याद रखने पड़ेंगे। 7 नवंबर 1888 तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के शहर में हुआ था। रामन के पिता रामन को बचपन से ही गणित और फिजिक्स पढ़ाते थे। अभी जो इनके पिताजी थे वो इनको गणित और फिजिक्स पढ़ाया करते थे, वो भी अध्यापक थे। लेखक कहता है कि रामन मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन था। जब ये छोटे थे तब से ही इनका मन विज्ञान को सुलझाने, विज्ञान की जो परेशानियां, जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने में मन लगा रहता था इनका। इनको लगता था ये सब क्या है, क्यों है, कैसे है, उसको वो सॉल्व करने में लगे रहते थे। जब वो छोटे से थे तभी से। अपने कॉलेज के समय से ही उन्होंने अनुसंधान के कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। जब ये कॉलेज में आए तो इन्होंने अनुसंधान यानी डिस्कवरी के कामों में दिलचस्पी लेने लगी, ये रिसर्च करने लग गए। इनकी दिली इच्छा तो यही थी कि अपना सारा जीवन अनुसंधान के कामों में समर्पित कर दे, और ये चाहते थे अपना पूरा जीवन जो है वो अनुसंधान में लगा दे, यानी रिसर्च करे ये। मगर उन दिनों अनुसंधान के कार्य का वो पूरे समय के कैरियर के रूप में तेज बुद्धि वाले में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। आज क्या होता है, आज अगर जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो बहुत शार्प बुद्धि होते हैं और वो चाहते हैं कि हम रिसर्च करें, उनके लिए सरकार की तरफ से प्राविधान है कि उनको सरकारी खर्चे पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में दाखिला मिलता है उनके टैलेंट के बेस पर। लेकिन उस समय हमारे देश में इतनी प्रगति नहीं थी कि इस तरह की बुद्धि के बच्चों को अलग से कोई शिक्षा दी जा सके, अलग से कोई सुविधाएं दी जा सके, तो शायद वो इसको कैरियर के रूप में नहीं ले सके। आजकल रिसर्च जो है वो एक कैरियर है। अगर आप में इतनी इच्छा है, आप में इतना टैलेंट है, तो आप इसको अपने कैरियर के रूप में ले सकते हैं। लेकिन तब ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। और कैरियर मतलब जीवन यापन के लिए आपको कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे, कुछ नौकरी करनी पड़ेगी, तो तब इनके लिए ये संभव नहीं हो पाया। रमन अपने समय के अन्य तेज बुद्धि वाले छात्रों की ही तरह भारत सरकार के आय व्यय से संबंधित विभाग में अफसर बन गए। अब इन्होंने अपने ही जैसे जो और भी तेज बुद्धि वाले बच्चे थे, उनकी तरह वो भी आय व्यय मतलब रेवेन्यू वाला जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये अफसर बन गए, यानी ऑफिसर हो गए। लेखक कहता है कि रमन ने कलकत्ता में सरकारी नौकरी करते हुए भी अपने स्वभाव के अनुसार अनुसंधान के कार्य की प्रगति, अपने झुकाव को बनाए रखा। अब जब ये ऑफिसर बन गए, नौकरी कर रहे थे कलकत्ता में, तब भी ये अपने उस नेचर को बदल नहीं पाए और ये बराबर अनुसंधान के कामों में लगने का प्रयास करते रहे, जुड़े रहे। वो इनका झुकाव जो था वो उस तरफ बना रहा। दफ्तर से समय मिलते ही वे लौटते और बहू बाजार आते थे। जैसे ही उनको दफ्तर से जब वो लौटते थे तो उनको जो भी समय मिलता था वहाँ वो वापस लौटते समय बहू बाजार आ जाते थे। वहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी, और उस बाजार में ये इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस मतलब साइंस को पैदा करने का इंस्टीट्यूट था। मतलब विज्ञान को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे आप अगर कलकत्ता जाएं, अभी तो बहुत बड़ा साइंस इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, और एग्जीबिशन भी है वहाँ पर। आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रयोग करे जाते हैं, उस तरह का आप देखने लायक है, पूरा दिन लगता है उसको देखने में। तो ये वहाँ उस प्रयोगशाला में जाया करते थे। लेखक कहता है कि ये प्रयोगशाला अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। अभी इन डॉक्टर का नाम आप याद रखेंगे, कलकत्ता के कोई डॉक्टर थे महेंद्र लाल सरकार, उन्होंने उस अनूठी प्रयोगशाला को बनाया था। इनको वहाँ बहुत अच्छा लगता था, और ये अपने आप में एक अनूठी, बेमिसाल, बिल्कुल विचित्र एक संस्था थी। लेखक कहता है संस्था का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था। ये संस्था क्यों बनाई थी उन्होंने, महेंद्र लाल जी ने? वो चाहते थे कि वैज्ञानिक चेतना, जो साइंटिफिक नॉलेज है हमारी, उसका कैसे विकास किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने ये संस्था बनाई थी। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास औजार की बहुत अधिक कमी थी। बहुत अच्छी संस्था थी, फिर भी उनके पास सामान सुविधाओं की कमी थी। लेखक कहता है कि उन्हीं दिनों रमन वाद्य यंत्र की ओर भी आकर्षित हुए, और वही समय था जब थोड़ा सा इनका मन वाद्य यंत्रों की तरफ गया। वाद्य यंत्र, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी तरफ इनका ध्यान गया। पश्चिमी देशों के भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया लगते थे, और रामन ने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों के संदेह को तोड़ने की कोशिश की। भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है।
जब ये थोड़ा इनका झुकाव म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ हुआ, तो इन्होंने देखा कि एक धारणा है कि जो पश्चिमी देश यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो कहते थे कि हमारे वाद्य यंत्र आपके हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र से बहुत अच्छे हैं, आपके तो एकदम घटिया हैं। तो इस धारणा को तोड़ने का काम भी रमन ने किया। जब इनका इंटरेस्ट उस तरफ हुआ, तो इन्होंने इस धारणा को तोड़ा और ये प्रूफ करने की कोशिश करी कि नहीं, हमारे भारतीय वाद्य यंत्र जो है वो बहुत अच्छे हैं, कहीं से भी आपसे कम नहीं है, बल्कि आपसे अधिक है। लेखक कहता है कि उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद निकले हुए थे और उसी समय कलकत्ता में विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्रोफेसर के पद निकले थे। मुखर्जी महोदय ने रमन के सामने प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। अब ये तो आय व्यय विभाग में, सरकारी विभाग में काम करते थे। सरकारी नौकरी जो है बच्चों पाना बहुत बड़ी बात होती थी, उस समय तो बहुत ही बड़ी बात होती थी, बहुत सुविधाएं मिलती थी, बहुत रुतबा हुआ करता था। लेकिन जब ये जो साइंस इंस्टीट्यूट था, उसके जो महेंद्र लाल जो महोदय थे, उन्होंने कहा कि इस समय कुछ पद खाली हैं, आप अपनी नौकरी को छोड़ दें और कलकत्ता में ये विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट थे और वो चाहते थे ये साइंस की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। रमन के लिए यह कठिन निर्णय था, क्योंकि लेखक कहता है कि उस जमाने के हिसाब से वे अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे। अब लेखक यहाँ बताता है कि ये बहुत कठिन निर्णय था कि इतनी अच्छी मोटी तनख्वाह वाली ऊंचे पद वाली नौकरी को छोड़ करके और ये प्रोफेसरशिप ज्वाइन कर लो। वैसे प्रोफेसरशिप बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन वो जिस पद पर काम करते थे वहाँ से को छोड़ करके यहाँ आना, ये नीचे पद पे था। तो हर आदमी अपने से ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे नहीं आना चाहता। तो ये बहुत कठिन निर्णय था, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष भी बीत चुके थे। अब कहीं पर नौकरी करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, जितना एक्सपीरियंस उतना आदमी की पोस्ट और पावर बढ़ जाती है। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना रमन के लिए बहुत हिम्मत का काम था। पैसे भी ज़्यादा मिलते थे, पोस्ट भी बड़ी थी, सुविधाएं भी थी, सरकारी नौकरी का प्रतिष्ठा भी थी। उस सब को छोड़ करके कम पैसा और अधिक मेहनत, कम सुविधाओं वाली नौकरी में आना बहुत हिम्मत का काम था। लेखक कहता है, रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। अब लेकिन इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि उस नौकरी को छोड़ा और 1917 में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। सन 1921 में जब समुद्र यात्रा कर रहे थे, तो उस समय जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल बार बार उठने लगा, तो उन्होंने इस दिशा में कई प्रयोग किए। अब ये 1921 में एक समुद्री यात्रा पर गए होंगे जहाज में, अचानक वहाँ डेक पर खड़े होके उन्होंने पानी का रंग नीला देखा और इनके मन में एक विचार आने लगा कि ये पानी का रंग नीला ही क्यों दिखता है, कोई और क्यों नहीं। और उसको इस प्रश्न को हल करने के लिए उनके मन में सवाल उठने लगे और इसमें उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, जिसका परिणाम रमन प्रभाव के रूप में की खोज के रूप में सबके सामने आया। अब रमन इफेक्ट, रमन का प्रभाव, इस नाम से वो खोज इन्होंने करी और वो दुनिया के सामने आई। लेखक कहता है कि रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। अब इन्होंने लाइट का इफेक्ट जो है वो कहाँ पर कैसा होता है, सॉलिड पर कैसा होता है, लिक्विड पर कैसा होता है, सेमी लिक्विड पर कैसा होता है, रवा मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कैसा होता है, इसका अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है, तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। जब कोई सिंगल कलर की लाइट ऐसी सॉलिड या चीज़ों पर पड़ती है तो उसके कलर बदल जाते हैं, डाइवर्ट हो जाती है और वो अलग अलग रंगों में बदल जाती है। इसी को रमन इफेक्ट कहते हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। आपने वेबक्योर का नाम सुना होगा, जो हम इंद्रधनुषी रंग कहते हैं। तो उसमें सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी वाला कलर है वो कौन सा है? बैगनी, वॉयलेट कलर जो है। बैगनी के बाद क्रम के अनुसार नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग का नंबर आता है। अब ये जो सीक्वेंस है आपको याद होगा, वेबक्योर अगर आप लिख लें तो आप वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये सीक्वेंस है और इस नंबर पे सबकी ऊर्जाएं हैं। ये ऊर्जा का सीक्वेंस है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली या हाईएस्ट एनर्जी वाला कलर कौन सा है? बैगनी कलर। इस प्रकार लाल रंग की प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है और रेड जो है वेबक्योर में आर सबसे नीचे आता है, तो आर सबसे नीचे होता है, वो उसके पास एनर्जी सबसे कम होती है। आइंस्टीन ने पहले के वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। आइंस्टीन ने जब ये इस पर प्रयोग किया तो उन्होंने बताया था कि
प्रकाश जो है वो तरंग है, वेव है, जैसे साउंड वेव है वैसे उन्होंने बताया था कि प्रकाश भी तरंग के रूप में चलता है। लेकिन प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों की तेज धारा के समान है। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश जो है बहुत छोटे छोटे कणों की तेज धारा के समान चलता है। मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो उसकी एक तेज स्पीड वाली धारा होती है। प्रकाश की स्पीड सबसे अधिक है तो वो धारा के रूप में चलती है। और इन बहुत छोटे छोटे कणों की तुलना आइंस्टीन ने बुलेट से की, कि बुलेट से जो गोली निकलती है जिस स्पीड से, उससे भी ज़्यादा तेज होते हैं। उसका नाम उन्होंने प्रोटॉन दिया। ये सब आपने साइंस में पढ़ा होगा। लेखक कहता है कि रमन के प्रयोग ने आइंस्टीन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। आइंस्टीन ने तो अपना एक प्रयोग करके एक स्टेटमेंट दे दिया था, लेकिन उसको प्रूव करा, प्रत्यक्ष प्रमाण दिया उसका किसने? रमन ने। और उसका उस इफेक्ट को दिखाया, तोड़ के बताया कि ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण बहुत ही तेज गति के सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। और लेखक कहता है कि रमन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज और आसान हो गया। खाली उन्होंने प्रकाश के जो कलर जो डाइवर्जन था वही नहीं बताया, उसके वजह से और प्रकाश के जो छोटे पार्टिकल्स थे उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी तोड़ करके, अणु और परमाणुओं में तोड़ करके पढ़ना हमारे लिए आसान हो गया। पहले इस काम के लिए अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान का सहारा लिया जाता था। एक स्पेक्ट्रम का सहारा, अवरक्त जिसको कि रुका हुआ, उस स्पेक्ट्रम का सहारा लिया जाता था। लेखक कहता है कि यह मुश्किल तकनीक है और उसको पढ़ना, उससे काम करना बहुत मुश्किल था और गलतियों की संभावना भी अधिक होती थी। लेकिन रमन की खोज के कारण पदार्थों के अणु और परमाणुओं की बनावट के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस स्पेक्ट्रम को प्रकाश स्कोप से देख करके उसके अणु परमाणुओं को पढ़ना बहुत आसान हो गया। और फिर इस तकनीकी का सहारा लिया जाने लगा जो कि पहले वाली तकनीकी से बहुत आसान थी। यह तकनीकी एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण के परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के अणु और परमाणुओं की संरचना की सटीक सही जानकारी देती थी। और ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट आपको इस इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का प्रयोगशाला में मिलान करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों की बनावटी रूप से निर्माण करना संभव हो गया। अब ये जो प्रयोग था, ये जो इफेक्ट था, इसकी वजह से पदार्थों का प्रयोगशाला में मिलान करना कि दो पदार्थ कैसे हैं, ये कैसा है, ये कैसा है, इसकी क्वालिटी में क्या तुलना है, वो करना और उनकी बनावटी रूप को देखना, निर्माण कर पाना उसका संभव हुआ। हम लोग बहुत से पदार्थ जो है वो खुद बनाने लग गए, मैन मेड हो गए। तो कैसे बनाने लगे? हमने जब उस पदार्थ की आंतरिक रचना को देखा, अलग अलग करके तोड़ के देखा, तब हम समझ पाए कि अच्छा अगर ये और ये मिला दे तो ये बन जाएगा। और फिर हमने उसको बनाना शुरू कर दिया। लेखक कहता है कि रामन प्रभाव के खोज से ने रामन को विश्व के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। और ये भारत के ही नहीं, विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की लाइन में सबसे आगे खड़े हो गए। और रामन के जीवन में अब तो पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी ही लगी रही। और उसके बाद से उनको बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिले। 1954 में रामन को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में उनको भारत रत्न का सम्मान मिला। लेखक कहता है कि रामन नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे, पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव था। इनको भारत से भी बहुत प्यार था और उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अखंडित रखा, अर्थात उन्होंने अपने भारतीय पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। कोई और होता तो इतने पैसे, इतनी बुद्धि होती तो वो कहता मैं तो जा रहा हूँ विदेश पढ़ने, और विदेश में जाकर के अपना प्रयोग करता और विदेश का नाम होता। लेकिन वो भारत से प्यार करते थे, अपनी भारतीय पहचान को उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया। लेखक कहता है कि रामन विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। और एक इन्होंने पत्रिका भी चलाई थी करंट साइंस के नाम से। और इस एक रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को प्रकाशित और प्रभावित किया। अब ये लेखक की बहुत सुंदर पंक्ति है कि केवल उन्होंने प्रकाश का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि अपने ज्ञान के प्रकाश को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया और सबको प्रकाशित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर 1982 वर्ष की आयु में हो गई। 82 वर्ष की उम्र तक उन्होंने काम किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेखक कहता है कि रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। रामन जो थे वो वैज्ञानिक चेतना की प्रतिमूर्ति थे।
उन्होंने हमें हमेशा ही ये संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। उन्होंने ये सिखाया कि आसपास जो कोई भी घट रहा है, क्यों प्रश्न आपके मन में आना ही चाहिए और उस क्यों का हल ढूंढिए। आपको कोई ना कोई सल्यूशन, कोई ना कोई नया ज्ञान प्राप्त होगा। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की चमक के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। उन्होंने प्रकाश का वैज्ञानिक सिद्धांत तो खोजा ही खोजा, साथ में म्यूजिक में भी, संगीत में भी वैज्ञानिक दृष्टि से दृष्टिकोण को निकाला और बताया कि हमारे वाद्य यंत्र कितने उच्च कोटि के वाद्य यंत्र हैं। हमारे आसपास न जाने ऐसी कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। पात्र की तलाश में मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी अनबूझ, अनखोजा हुआ, जिसको अभी किसी ने नहीं देखा, अनदेखा पड़ा हुआ है और वो तलाश कर रही हैं वो चीज़ें कि कोई पात्र मिले हमको, कोई उचित आदमी मिले और हमारे बारे में जानकारी हासिल करे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो किसी खास पात्र की तलाश कर रही हैं। यानी आप सबको प्रेरित कर रहा है लेखक कि आप भी अपने आसपास जो कुछ भी नया दिख रहा है उसको खोज करिए कि ये क्यों है, कैसे है। वैज्ञानिक दृष्टि अपनी खोलिए, बढ़ाइए, विकसित करिए। हमें ज़रूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। प्रकृति में विज्ञान भरा पड़ा है और अभी भी प्रकृति बहुत कुछ अनबूझ रह गई है जिसको कि हम अभी जान नहीं पाए हैं। तो उस अनजाने प्रकृति और विज्ञान को जानने और उन रहस्यों को भेदने की, तोड़ करके रहस्य को निकालने की कोशिश करिए। ये प्रेरणा देता है ये पाठ रमन के जीवन के संघर्ष के माध्यम से। तो बच्चों, बहुत अच्छा पाठ है आपको, लेकिन इस पाठ की एक बार वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको कुछ चीज़ें जो याद करने वाली हैं उनको याद करना पड़ेगा और कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी और वैसे आप सब लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। और मिलते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर के साथ। जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो फिर से एक बार हम इस कहानी के बारे में दोबारा से बात करेंगे और आपको ये याद हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। गुड बाय।